हेलो दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत, आपका फार्मा ट्रेनर, डायरेक्टेड फोकस फार्मा ऑफ कोर्स, योर सक्सेस पार्टनर इन योर फार्मा जर्नी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बात करेंगे उन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी उन्हें एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, जो इस प्रोफेशन में इसलिए आए थे कि ताकि वो कुछ टाइम के बाद, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जा सके, नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन ले सके, नेक्स्ट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और नेक्स्ट लेवल की ऑब्वियसली बात है सैलरी भी ले सके। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अगला जो पड़ाव होता है एबीएम यानी एरिया बिजनेस मैनेजर, तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो कंपनी देखती है कि जब उसको प्रमोट करने से पहले, उसको एबीएम बनाने से पहले। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज वो कुछ सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं कि जो आप अपनी डे टू डे वर्किंग में उतार के या अपने डे टू डे कैरेक्टर में उतार के आप बहुत जल्दी प्रमोशन ले सकते हो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव टू एबीएम। पर इसमें देखना दोस्तों, दो चीजें, एक आपकी अपनी पर्सनल एस्पिरेशन भी होनी चाहिए कि हाँ मुझे किसी लेवल पे जाना है, मुझे प्रमोशन लेनी है, मुझे अपने आगे सैलरी इंक्रीमेंट लेना है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पर मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको वो पॉइंट बता सकता हूं कि एक कंपनी, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर वो क्या क्वालिटी देखती है, वो क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो कंपनी एक मेडिकल रैप को एबीएम लेवल पे प्रमोट करती है। और अगेन दोस्तों, ये सब मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं आपको अगर बताऊं, मैं जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था ना, तो विद इन 1 ईयर मैंने अपनी कंपनी में प्रमोशन ली थी। लोग कहते हैं यार कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एबीएम बनने में 2 साल 3 साल लगते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप 1 साल में भी प्रमोशन ले सकते हो, बट आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो आपको वो क्वालिटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपने अंदर। यदि आप दोस्तों अपने फार्मा करियर को लेकर सीरियस हो और यदि आपका प्लान है कि मुझे अपने फार्मा करियर में अगले 1-2 साल में एबीएम बनना है, तो ये वीडियो आखिर तक देखना, बिकॉज मैं आज आपको बहुत सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूं। बट अगेन दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ताकि इस चैनल के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो मैं आपके फार्मा करियर के लेके आता हूं, मैं चाहता हूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको काफी लोग मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे यार कि सिर्फ प्रमोशन का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि आपकी सेल्स। पर मैं आपको दोस्तों आज यहाँ पे आपका एक मिथ तोड़ता हूं कि यदि आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एबीएम बनना है तो इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नंबर 1 फैक्टर है सेल, जो आपका 50% रोल प्ले करता है, एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, वो आपका ओवरऑल एटीट्यूड, ओवरऑल आपका बिहेवियर। तो 50% आपकी सेल्स काउंट होती है, 50% आपकी सेल्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, एंड 50% दूसरे एट्रीब्यूट्स, दूसरे कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी आपकी खूबियां देखी जाती है बिफोर प्रमोटिंग एनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें जैसे मैं बताया कि सबसे पहले तो आपका सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो आपको कंपनी ने टारगेट दिए हैं, आपने उसको कितना अचीव किया है ना। आपकी जो स्टॉकिस्ट से पेमेंट्स का क्या कंडीशन है आपके मार्केट में, ऐसा तो नहीं कि माल डंप पड़ा हुआ है या आपके स्टॉकिस्ट से बार बार रिटर्न तो नहीं आ रही है माल। तो ओवरऑल आपकी सेल्स परफॉर्मेंस देखी जाती है बिफोर प्रमोटिंग टू द पोस्ट ऑफ एबीएम। तो हाँ, सेल्स 50%, जैसे मैंने बताया कि 50% आपका सेल का कंपोनेंट देखा जाएगा। तो यदि आपको अपने करियर में जल्दी सफलता पानी है, जल्दी एबीएम बनना है, तो अभी से यार अपने टारगेट्स को लेकर सीरियस हो जाओ, अभी से अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि आपकी हर चीजें टाइमली हो, आपकी पेमेंट्स भी स्टॉकिस्ट से टाइमली जाए, आपका एक्सपायरी और रिटर्न भी मिनिमम से मिनिमम रहे। इसके अलावा जो कंपनी आपको प्रोडक्ट वाइज टारगेट देती है, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो उसमें भी कोशिश करो कि नए प्रोडक्ट की मूवमेंट में जल्दी से जल्दी लाके दूं, या नए प्रोडक्ट का टारगेट भी जो कंपनी ने मुझे असाइन किया है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी पूरा करूं। तो ओवरऑल अगर आपका अपना सेल्स पे अगर आपने ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ कर रहा है, अगर आपने सेल्स को अपने इंप्रूव कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है यार आपका 50% काम हो गया। आपको कंपनी कंसीडर करेगी यार कि हाँ ये बंदा सेल्स टारगेट पूरा कर रहा है, इसको इतना एक्यूमेंट है कि कैसे इन चीजों को करा जाता है, तो उसको हम उठा के प्रमोट करते हैं। तो 50% आपका सेल्स कंट्रीब्यूशन है, तो आज से ही अपनी सेल्स पे ध्यान दें। दूसरा, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, जो एक कंपनी देखती है, तो वो देखती है कि इसका बिहेवियर विद योर सीनियर एंड कलीग, आपका अपने सीनियर के प्रति क्या व्यवहार है, और आपके जो फेलो कलीग्स हैं, जो आपकी और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं कंपनी में, उनके साथ आपका किस तरह का व्यवहार है। ठीक है दोस्तों, कई बार ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मोस्टली आपको दिखेंगे कि यदि उनका कोई सीनियर वर्किंग पे आ गया, चाहे वो एबीएम हो, आरएसएम हो, जेडएसएम हो, तो उन लोगों को ना मतलब एक अलग ही वो प्रेशर दिखाई देता है, बर्डन दिखाई देता है, पता नहीं है क्यों आ गया मेरी टेरिटरी में, जब अभी मुझे सुबह से शाम तक काम कराएगा, फिर फालतू की बातें दर की सुना के जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका ये मेंटल एटीट्यूड है ना, अगर ये मेंटल आपका स्टेटस है, तो यकीन मानना आपको यार प्रमोशन लेने में ना बहुत समय लग सकता है। लेकिन यदि एक दूसरी तरफ क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो ये सोचता है कि चलो आज मेरा सीनियर मेरे साथ वर्किंग पे आया है, तो आज मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी आपका अपना सीनियर आपके साथ कोई वर्किंग पे आया ना, अपनी क्यूरियोसिटी को उसको दिखाएं।
और उससे आप सवाल पूछें, और सवाल ये ना हो कि इधर उधर की बातें करें, सवाल रिलेटेड टू टेरिटरी डेवलपमेंट, रिलेटेड टू सेल्स डेवलपमेंट, रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि सर मुझे इंप्रूव करना है, मुझे आप फीडबैक दीजिए या मुझे आप बताइए अपने एक्सपीरियंस से कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं, या मुझे ये टारगेट अचीव करना है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन हो, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूं। देखिए, अगर आप ये क्यूरियोसिटी अपने एबीएम, जेडएसएम, आरएसएम को दिखाएंगे ना, तो वो मैसेज ना आपका पास होता है एचओ में। बिकॉज जब कंपनी डिसीजन लेती है ना किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को प्रमोट करने के लिए, तो यही लोग आपकी मीटिंग में बैठे होते हैं, इन्हीं लोगों से सजेशन मांगा जाता है, इन्हीं लोगों से फीडबैक मांगा जाता है। तो यदि आपका इनके प्रति व्यवहार ठीक है, और यदि इनको लगता है कि नहीं यार, ये बंदे के अंदर कैपेबिलिटी, बंदा वाकई में आगे बढ़ना चाहता है, तो वो भी आपका पॉजिटिव फीडबैक देंगे एचओ में, जो आपको बहुत हेल्प करेगा टू गेट दी प्रमोशन। तो आज से यार अपने मैनेजर जब भी आपका वर्किंग पे आए ना, तो ठीक है, आप उसको वर्किंग तो कराओ, बट वर्किंग के साथ साथ ना ये सब चीजें भी पूछनी शुरू करो, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान दो, है ना। उनसे पूछो कि सर कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कैसे मेरी सैलरी आगे बढ़ सकती है, मैं किस तरीके से चीजों को कर सकता हूँ। अपनी क्वायरी जरूर रखो उनके आगे। और दूसरा, बिहेवियर विद योर कलीग्स, यार ऐसा ना हो कल के दिन को, क्योंकि कल के दिन को अगर आप प्रमोट हो गए और फिर अगर आपका बिहेवियर बहुत रूड है या बहुत कटे कटे रहते हो टीम से, आप एक टीम प्लेयर की तरह काम नहीं करते हो, इंडिपेंडेंटली काम करते हो, चाहे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको फिर अगर आप एक एबीएम बन जाते हो ना, तो एबीएम बनने के बाद आपको खुद तो काम करना ही है, बट खुद से ज्यादा आपको टीम से काम कराना है। यदि आपकी टीम में बॉन्डिंग ही नहीं होगी, टीम वाले आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, या आप एक टीम प्लेयर ही नहीं हो, आपको टीम बनानी नहीं आती, तो ऑब्वियसली बात यार, कल के दिन को अगर कंपनी आपको प्रमोट कर भी दे, तो आपकी टीम तो आपको छोड़ के भाग जाएगी। और कहते हैं कि बिना सेना के सेनापति नहीं होता, और बिना टीम के कोई मैनेजर नहीं होता। तो आज से ही अपनी टीम बिल्डिंग कैपेसिटी के अपने जो कलीग्स हैं, अपने फेलो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनसे अच्छा व्यवहार बनाना शुरू करो, उनके साथ इन्वॉल्व रहो, उनको अपने अंदर इन्वॉल्व करो, उनके साथ खुद इन्वॉल्व रहो, हर चीज को आप बात करो अपनी टीम के साथ कि क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, एक दूसरे से डिस्कस जरूर करो। तो इस तरह का माहौल अगर आप अपनी टीम में बना के रखोगे, अपने मैनेजर के साथ बना के रखोगे ना, तो आपको प्रमोशन लेने में बहुत जल्दी हेल्प होगी। तीसरा अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो वो आपकी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन सिर्फ ये नहीं कि डॉक्टर के चैम्बर में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। प्रेजेंटेशन मतलब आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग, आपका अटायर, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। जब आप मीटिंग्स में जाते हो, तो मीटिंग में आप किस तरीके से अपने जो सीनियर्स हैं, जो अपने और फेलो कलीग्स हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हो। इसके अलावा जो आप काम करते हो, काम देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक जो काम करते रहते हैं, गधों की तरह काम करते रहते हैं, बट उनको अपने काम का शो ऑफ करना नहीं आता। एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो काम नहीं करते, लेकिन शो ऑफ करते रहते हैं कि मैंने ये करा, मैंने वो करा। तो आपको देखिए मीडियोकर उसमें रहना है। ऐसा भी ना हो कि आप सिर्फ काम करते रहो और अपनी चीजों को प्रेजेंट ही ना कर पाओ, और ऐसा भी ना हो कि आप काम तो बहुत कम करो लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। तो दोनों चीजों में आदमी पकड़ा जाता है। तो सबसे यार अच्छा तरीका है कि जो आपने पॉजिटिव किया है, जो आपने अच्छा काम किया, उसको आपको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो ओवरऑल आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है ना, उस पर आपको काम करना है अगर आपको एबीएम बनना है। चौथे अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो वह आपकी डिटेलिंग और प्रोडक्ट नॉलेज। तो डिटेलिंग और प्रोडक्ट नॉलेज पे आपने बहुत अच्छे से काम करना है अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। बिकॉज अल्टीमेटली जब आप लड़कों के साथ जाओगे काम करने, तो आपने भी देखा होगा कि जब आपका मैनेजर आपके साथ वर्किंग करने आता है, तो मेडिकल रैप कुछ अलग लाइन बोलता है और मैनेजर कुछ अलग लाइन बोलता है। और कोई क्वेश्चन अगर डॉक्टर पूछ लेता है ड्यूरिंग दी कॉल, तो मैनेजर को उसके बारे में पता होना चाहिए, और वो आपको तभी पता होगा जब आपने अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे काम किया हो। कल के दिन को ऐसा ना हो कि आप अपनी टीम के साथ डॉक्टर के साथ वर्किंग पे जाओ, डॉक्टर वहां से आपको कुछ काउंटर क्वेश्चन कर ले और आप इधर उधर देखो। तो इससे क्या होता है ना, इससे आप अपनी रिस्पेक्ट भी लूज कर देते हो अपनी डाउन द लाइन पीपल के सामने, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सामने। तो यदि दोस्तों अगर आपको जल्दी से जल्दी प्रमोशन लेना है, जल्दी से जल्दी एबीएम बनना है, तो आपको अपनी डिटेलिंग और अपनी प्रोडक्ट नॉलेज पे आज से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। पांचवा अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो वह आपका कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, कम्युनिकेशन के बारे में मैंने पहले बहुत बार बताया कि कम्युनिकेशन को किसी लैंग्वेज के साथ बैरियर मत करना, हिंदी इंग्लिश। पर ठीक है, यदि आपने अगर एबीएम बनने का सोचा है, अगर आपकी एस्पिरेशन इतनी बड़ी है, तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा और आपको अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिकॉज आप एक बड़े लेवल पे जाके अगर किसी डॉक्टर आपके साथ जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, और यदि आप उस लैंग्वेज में जवाब नहीं दे पा रहे, तो ऑब्वियसली बात है आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जरूर आएगा, और आपको लगेगा यार कि मुझे ये चीज नहीं आती। जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने इंग्लिश पे भी काम करो, है ना, और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत स्ट्रांग करो। कम्युनिकेशन स्किल जैसे मैं बताया कि अपनी बात को आप कितने अच्छे से समझा सकते हो, चाहे वो डॉक्टर के चैम्बर में हो, चाहे वो कंपनी की जो स्ट्रेटेजीज होती है, कंपनी की जो पॉलिसीज होती है, अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को समझाना। बिकॉज जब आप एक एबीएम बनोगे ना, तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की बहुत सारी क्वेरीज होंगी, बहुत सारे सवाल होंगे, और उनके ना बहुत सारे डाउट्स भी होंगे। और एक अच्छा लीडर वही होता है, एक अच्छा मैनेजर वही होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चले, अपनी टीम के सारे डाउट, सारे क्वेरीज को शांत कर सके। वो तभी आप कर पाओगे जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा।
छठा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है आपकी रिपोर्टिंग और आपके फॉर्मेट्स। जो आपको कंपनी से रिपोर्टिंग सिस्टम दिया गया, क्या आप उसको ठीक से यूज कर रहे हो? क्या आपको जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है या ऑफलाइन रिपोर्टिंग है या आपका डीसीआर एक्सेल पे भर के जाता है, तो आप प्रॉपर वो रिपोर्टिंग कर रहे हो, टाइमली उसको ओपन कर रहे हो, टाइमली उसको क्लोज कर रहे हो, अपनी मॉर्निंग इवनिंग कॉल्स को मेंटेन कर रहे हो? जो कंपनी ने आपको कॉल एवरेज दी है, क्या वो कॉल एवरेज मेंटेन कर रहे हो? इसके अलावा जो कैबिनेट कॉल एवरेज आपको दी है, जो विजिट फ्रीक्वेंसी आपको दी है, काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं रिपोर्टिंग के। ये नहीं रिपोर्टिंग का मतलब कि उठाया डीसीआर भर के भेज दिया। इसके अलावा आपके डीसीआर में बहुत सारे कॉलम होते हैं कि आपने क्या सैंपल प्रोवाइड किया, क्या इनपुट प्रोवाइड किया, क्या आपको डॉक्टर ने फीडबैक दिया। वो सारी चीजें कॉलम को ना बड़ा सीरियसली लेके अगर आप ढंग से अपनी रिपोर्टिंग को भेज रहे हो, तो कंपनी वाले भी देखते हैं कि नहीं यार, ये बंदे को ये काम करना आता है, ये बंदा इस काम की इंपॉर्टेंस समझता है, तो अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो ये अपने डाउन द लाइन पीपल को भी यही मैसेज देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपनी रिपोर्टिंग को लेके, अपने फॉर्मेट्स को लेके। जैसे कंपनी से कई बार बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, चाहे वो सेकेंडरी सेल का हो, चाहे वो आरओआई का हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप फॉर्मेट हो। हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ अपना जो डेटा अवेलेबल होता है वो रख के भेज दिया, बाकी जो डेटा हमारे पास नहीं होता हम कई बार ब्लैंक छोड़ देते हैं। कहीं बहुत सारे ऐसे कॉलम होंगे जिनको हम भरते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे यार हम लोग देखो कंपनी में क्या शो कर रहे हैं, इससे हम कंपनी में ना अपनी नेग्लिजेंसी शो कर रहे हैं, हम अपने काम के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड है वो शो कर रहे हैं। तो ये जो रिपोर्टिंग है और जो आपके फॉर्मेट्स आपको कंपनी से दिए जाते हैं ना, टाइमली भेजो और प्रॉपर फिल करके भेजो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, बट यदि आपको वाकई में अपनी लाइफ में तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे आपको आज से ही काम करना पड़ेगा। सातवें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो आपके कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग कैपेसिटी की, आप किस तरीके से कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करते हो। अल्टीमेटली यार देखिए, जो कंपनी आपको प्रमोट करेगी या कंपनी आपकी सैलरी बढ़ाएगी, प्रमोशन देगी, वो तभी देगी जब कंपनी को लगेगा कि हाँ यार, ये डॉक्टर से बात कर लेता है, या इसको डॉक्टर कन्वर्ट करने आते हैं, या डॉक्टर से इसका इतना अच्छा होल्ड है। और कल के दिन को यार अगर आप भी कोई कंपनी स्विच करते हो या किसी कंपनी में एज एबीएम ट्राई करोगे, तो सबसे पहला सवाल अगर आपके इंटरव्यू में जो आपसे पूछा जाएगा ना, वो यही पूछा जाएगा कि भाई आप कितने कस्टमर्स को जानते हो और आपको कितने कस्टमर जानते हो। तो दोनों चीजों में फर्क है, एक आप कितने कस्टमर को जानते हो, दूसरा आपको कितने कस्टमर जानते हो। तो आपको कितने कस्टमर जानते हैं, यही आपकी कस्टमर रिलेशन है, यही आपकी कस्टमर रिलेशन बिल्डिंग कैपेसिटी को दर्शाएगा। तो आज से ही अपने फोल्ड में अपने पर्सनल रिलेशन डॉक्टर से डेवलप करना शुरू करो, कस्टमर से डेवलप करना शुरू करो। जितने ज्यादा आपके कस्टमर फोल्ड में होंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे, जल्दी प्रमोशन ले पाओगे। आठवीं अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह आर यू विलिंग टू वर्क आउट स्टेशन। ये काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर प्रॉब्लम्स है। आपने देखा भी होगा यार अपने फील्ड में कि कई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इतने वो ओल्ड एज हो चुके हैं, इतने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो आज भी झोला उठा के एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ना एक वो इच्छा शक्ति नहीं थी, उनके अंदर वो एक स्पार्क नहीं था कि हमें यार बाहर भी कुछ जाके चीजें सीखनी है, बाहर भी चीजें देखनी है। वो अपने हेडक्वार्टर में अपने छोटे से टेरिटरी में काम करके संतुष्ट थे। तो यदि दोस्तों अगर आप एक छोटी सी वर्किंग में या छोटी सी टेरिटरी में काम करके संतुष्ट हो, तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यदि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, एज ए एरिया बिजनेस मैनेजर बनना है जल्दी से जल्दी, तो आपको अपनी ये क्यूरियोसिटी भी शो करनी पड़ेगी एबीएम को कि हाँ, मैं एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूं, मैं और एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार हूं, और यदि कंपनी मुझे किसी हेडक्वार्टर में भेजती है तो मैं वहां जाने के लिए भी तैयार हूं। बिकॉज एज ए एबीएम है ना, जब आप प्रमोट होगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको एक हेडक्वार्टर में तो काम करने को देगी नहीं कंपनी। कंपनी आपको देगी कम से कम 3-4 हेडक्वार्टर। तो जब आप एबीएम बनोगे तब भी तो आपको वहां पे उन हेडक्वार्टर में जाके लड़कों के साथ काम करना पड़ेगा। तो उस आदत को ना आज से डेवलप कर लो कि यदि आपको कंपनी कहती है कि हाँ भाई आप उस हेडक्वार्टर में चले जाओ, उस आउट ऑफ स्टेशन चले जाओ, तो आपका जवाब हमेशा ये सुनना चाहिए। 9वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वह आपके कंप्यूटर स्किल्स। हाँ दोस्तों, कंप्यूटर स्किल्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। बिकॉज जब आप एक मैनेजर बन जाओगे तो मैनेजर बनने के बाद काफी सारे एक्सेल्स के फॉर्मेट होते हैं, काफी सारे फॉर्मेट्स आपको खुद जनरेट करने पड़ते हैं, उनमें फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, उनमें बहुत सारी इंडेक्सिंग करनी होती है। इसके अलावा पीपीटीज काफी सारी बनानी होती है, प्रेजेंटेशन का बहुत सारा काम आज एबीएम आपके ऊपर बढ़ जाता है। क्योंकि बिकॉज आपको वहां पे हैंडल करनी है टीम हैंडल करनी है 5-10 लोगों की। तो वो लोग जब आपको फॉर्मेट भेजेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ गलती हो, उसमें कुछ एरर हो, तो वो एरर भी आपको ठीक करनी आनी चाहिए। तो आपके कंप्यूटर स्किल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए, और बहुत ज्यादा नहीं यार। मैं हमेशा बोलता हूँ जितने भी हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंप्यूटर स्किल्स का मतलब उनको पीपीटीज बनाना और एटलीस्ट एक्सेल उनको कंप्लीटली आना चाहिए। 10वें अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो वो है आपके पेशेंस इन द सेंस की बहुत से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, 1-2 साल किसी कंपनी में काम किया, उनको लगता है कि यार मुझे इस कंपनी में आगे ग्रोथ मिलेगी नहीं, या उनके दिमाग में एक ऐसा फियर बन जाता है पता नहीं ये कंपनी इंटरनली प्रमोट नहीं करती है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी कंपनी चेंज कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है ना, अगर आप जल्दी जल्दी कंपनी चेंज करोगे ना, तो आपको यार कभी भी एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से एबीएम बनने में ना आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। बिकॉज कोई भी कंपनी ना चाहती है कि पहले हमारा जो साथ बंदा जुड़ा है ना, वो पहले हमारे वर्किंग कल्चर को समझे, वो हमारी वर्किंग नॉर्म्स को समझे, हमारे वर्किंग सिस्टम को समझे। और वर्किंग सिस्टम, वर्किंग कल्चर, वर्किंग नॉर्म्स सब तभी समझ पाते हो जब आप किसी कंपनी में 1-2 साल 3 साल
टिक के काम करते हो। तो जो लोग बहुत जल्दी जल्दी कंपनी चेंज करते हैं ना, तो उन लोगों के लिए भी ना आगे करियर में दिक्कत आती है। और ये आज के टाइम में मैंने काफी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर देखा है कि वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के चक्कर में ना लॉन्ग टर्म बेनिफिट को भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है, टू गेट द प्रमोशन। और यदि आपकी प्रमोशन होगी ना, तो ऑब्वियसली बात है आपकी सैलरी, आपके इंक्रीमेंट भी फिर उसी हिसाब से होंगे, आपके इंसेंटिव भी उसी हिसाब से होंगे। तो किसी भी कंपनी में अगर दोस्तों आप काम करो ना, अगर आपकी एस्पिरेशन है कि मुझे एज एबीएम बनना है, तो एटलीस्ट उस कंपनी को 2-3 साल एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग करके दो। और जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए हैं, सेल्स तो ठीक है, आपने आज से सेल्स पे तो ध्यान रखना है, बट जैसे मैंने बताया 50% सेल और 50% ये सब पॉइंट्स, इन सब पॉइंट्स को ना आज से ही अपनी डे टू डे वर्किंग में इवॉल्व करो, अपने अंदर लेके आओ इन चीजों को, ठीक है। फिर आप देखना आपको आगे बढ़ने से ना कोई नहीं रोक पाएगा। तो बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, अगेन आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें।